सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को और प्यारी बुआ को राजुल का नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और सभी सखियों को हमारा भी प्यार भरा आशीर्वाद। बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। हमारे जो साथी हैं, जो हमारे और उम्र में बड़े हैं, उन्हें प्रणाम, सादर प्रणाम और अविरल स्नेह सबको। लंबा अभिवादन है बुआ, बहुत अनुवाद किया। वैसे अनुवाद का तो भाई बहुत महत्व है। हाँ, उस पे बाद में बात कर लेंगे भैया। देखो ऐसा है ना कि पहले तो थोड़ा सा कुछ और बात बता दिया जाए कि आज हम क्या क्या बताने वाले हैं। अभी से अनुवाद कर देंगे तो बाकी सब रह जाएगा। ठीक है, तो तर्जुमा हम बाद में कर लेंगे। हाँ, तर्जुमा हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल तो हम यही कह रहे हैं कि आज हम घूमने कहाँ चलेंगे, ये बता दो तुम पहले। ऐसी जगह चलते हैं बुआ जहाँ पे झरने भी हैं, थोड़ा सा पठार भी है। ऐसा? और बड़ी खूबसूरत जगह है, जंगल भी है। अब घुमा रही हो तो सुंदर तो होगा ही। रीवा की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो जो मध्य प्रदेश। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई घूमने चलना है और ऐसी जगह जाना है जहां हम तनाव मुक्त हो सके। और उसके साथ साथ और कुछ भी बात करेंगे क्या? हाँ, इसके अलावा तो हम थोड़ी सी 19वीं शताब्दी के आसपास जाएंगे हम। अच्छा, आप छुपाने की बात मत करिए, नहीं तो फिर हम बता ही देंगे कि जल्दी से कि दूर के ढोल कितने सुहाने लगते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि देखो, ये तो पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस है ना कि जो हम यहाँ पर सखी सहेली में बताते हैं अपने साथियों को, इतना प्यार है दोनों तरफ से कि उन्हें भी अच्छा लगता है और हमें भी बिल्कुल बड़ा मजा आता है ना। तो कुछ ऐसी चीज लेके आते हैं, तो अगर हम बता देते हैं कि ये विषय है तो वो खुश होते हैं और सुनने के बाद भी उतने ही खुश होते हैं। ऐसा नहीं कि सुना तो कहा अरे जब तक सुन रहे थे विषय तब तक बड़ा अच्छा था और जब सुन लिया तो बेकार। ऐसा तो नहीं है ना? हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। क्योंकि आपने प्यार की बात कही है ना, तो मतलब जहाँ प्यार है वहाँ समझदारी है, और जहाँ समझदारी है तो वहाँ फिर सुहाना ही सुहाना है। सुहाना सुहाना है। और तार जुड़ गए तो बस जुड़ गए। और जब तार जुड़ते हैं तो बात बहुत दूर तक जाती है। और हम चाहते भी हैं कि जो कुछ लिखा जाए किसी भी विषय पर, किसी भी भाषा में, उसको सब लोग समझे, चाहे वो भाषा आए चाहे नहीं आए। तो अब इसके लिए तो जरूरी है कि अनुवाद किया जाए उसका। बिल्कुल। तो अगर अनुवाद करना है, ऐसा अगर बुआ हम कभी ये सोचकर देखें कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं जो अगर ये अनुवाद जैसी चीज ना होती तो हम उससे अनजान रह जाते। अब देखो, अनुवाद की तो बात ऐसी है कि जिन जिन रचनाओं को, लेखन कार्य को नोबेल प्राइज तक मिल गया, यानी कि जो कहना चाहिए कि सबसे बड़ा हम जिसको मानते हैं सम्मान, उसकी भी हमें भनक तक न लगती कि उसका मौजू क्या है, उसका विषय क्या है, क्या लिखा गया है। अब हमें उसका बहुत चीज पता चल जाती है। जैसे एक कविता को मिला था तो उसमें था कि अगर आप सपने नहीं देख रहे हैं तो आप मर चुके हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें, प्रेरक बातें हमें पता चल जाती हैं अनुवाद के माध्यम से, है ना। और एक जो सार्वभौमिक सत्य वाली किताबें हैं, जैसे कि मक्सिम गोर्की, रूस के जो लेखक रहे हैं, उनकी माँ हम ना पढ़ पाते, जो कि कितनी सुप्रसिद्ध वो है, और माँ जैसे विषय पर कितना सुंदर उपन्यास है उनका, वो हम ना पढ़ पाते। चेखोव की बात कर लें, चाहे गोरा हमने पढ़ी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और ऐसे ही बांग्ला साहित्य हमारा इतना समृद्ध है, सिर्फ अनुवाद की वजह से हम तक पहुंच पाया और हमने उसका आनंद लिया। तो भाई अनुवाद की तो महिमा अपरंपार है। और अनुवाद ही है जो गीता जो है वो विदेशों में पढ़ी जाती है, या रामायण है वो विदेशों में समझी जाती है। तो अनुवाद का ये महत्व समझा सभी पूरे विश्व ने, और इस महत्व को समझकर विश्व अनुवाद दिवस मनाने की घोषणा की, जो कि आज है विश्व अनुवाद दिवस की। भाई बधाइयां तो हम देंगे, ढेर सारी बधाई। और बधाई अभी आगे भी देंगे, हम छुपा नहीं रहे हैं। हमारे साथियों ने लिखकर भेज दिया, वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जो है 30 सितंबर जो आज हम मना रहे हैं, संत जेरोम पर्व मनाया जाता है जी। और संत जेरोम ने बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया था, और इसलिए इस दिन
शुरू कर दिया गया कि विश्व अनुवाद दिवस मनाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद की जरूरत तब महसूस हुई जब ग्लोबलाइजेशन के चलते दुनिया पास आने लगी। तो ऐसे में दूसरों की भाषा समझने और साहित्य पढ़ने के लिए और ज्यादा आवश्यकता महसूस होने लगी और तब एकमात्र साधन रह गया अनुवाद। ये तो पहले से चल रहा था, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के साथ और ज्यादा तेज हुआ। जैसे जैसे तकनीकें बढ़ती गईं और हम दूसरे देशों से जल्दी संपर्क स्थापित कर सकते थे, दूरियां मिटती गईं, दूरियां मिटती गईं, दुनिया मुट्ठी में आ गई। और हमने भी सोचा कि जब हमें आपसे बात करना है तो थोड़ा आपके संस्कृति के बारे में पता हो, थोड़े आपका साहित्य के बारे में पता हो, और बहुत कुछ चीजें जो आपके देश में घूमने की जगह हैं वो पता हो। तो इन सब के लिए अनुवाद की बड़ी आवश्यकता पड़ी और अनुवादक अपने आप में एक बड़ा भारी रोजगार भी बनकर सामने आ गया, है ना? बिल्कुल। तो ये जो है शुरुआत तो हुई और 24 मई 2017 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहला अनुवाद दिवस मनाने की कार्यवाही शुरू की और इस ड्राफ्ट पर 11 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, राजुल। फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर के अलावा कई अन्य समूह जो थे, जैसे इंटरनेशनल इंटरप्रेटर फेडरेशन था और भी कई अन्य समूह थे, वो सब इससे मिलते गए और 30 सितंबर को विश्व अनुवाद दिवस घोषित किया गया। एक बार फिर से बधाई। भाई बधाई। हाँ, बधाई की बात बहुत हमारे एकदम हाथ में है, पता है, फेसबुक के माध्यम से वो हम फिर बताएंगे। लेकिन हर वर्ष विश्व अनुवाद दिवस की कोई थीम रहती है। पिछले साल यानी 2020 में ये थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर वर्ल्ड इन क्राइसिस, और इस बार की थीम है यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन। तो मतलब पिछली बार जब शब्दों के इस मुश्किल के संसार में, मुश्किल भरे संसार में, जब शब्दों की सहायता ली गई थी, शब्दों को तलाश किया गया था और वाकई शब्दों ने रामबाण का काम किया था। बिल्कुल किया था। और अब की बार वही सारे शब्द एकता की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी पूरा विश्व एक है। जी हाँ, और बिल्कुल एक है। और अगर हम बात करें फिर पिछले वर्ष की या अभी तक, तो थोड़ी थोड़ी उसकी छाया प्रतिछाया है, यानी कोरोना काल की। तो जाहिर है कि हम फिर से एकजुट हो जाते हैं तो किसी भी समस्या से हम उबर जाते हैं बड़ी जल्दी। ये इस बार हमने फिर बता दिया। बिल्कुल। तो एकता में वो शक्ति है। और फिर वाली बात आती है कि ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और शुभकामनाओं में बड़ी शक्ति है। हाँ, शुभकामनाओं में भी बहुत शक्ति है। जैसे हमने कहा ना कि हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि नमस्कार, बार बार नमस्कार के साथ स्वागत है विश्व अनुवाद दिवस का। और इन्होंने भी लिखा है कि रेवा तीर घूमने भी जाना है, तारा सुंदरी की बातें भी होंगी, दूर के ढोल सुहाने भी सुनने हैं। और उसके बाद जो बड़ी खास बात लिखी है, जो तिहाई लगा दिया इन्होंने, यानी 3 अक्टूबर को विविध भारती का जन्मदिन आने वाला है। अग्रिम बधाई और शुभकामना। वाह वाह। ये तो हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजा है। भाई हम तो अभिभूत हैं और सच में भाव विभल कर देने वाली बात होती है ये कि इतने पहले से हमारे श्रोता, जैसे अपनों का जन्मदिन हम बिल्कुल उंगलियों पर गिनते हैं ना कि अब आने वाला है, तो बस उन्होंने भी गिन के रखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है तो ढोल जोर शोर से बजाएंगे ही, सुहाने भी लगेंगे। रेणु जी, इस बार विविध भारती के 64वें जन्मदिन पर कौन सा उपहार प्रस्तुत करने वाले हो? आशा करते हैं कुछ न कुछ नयापन जरूर होगा। भाई ये तो सस्पेंस है, लेकिन नयापन होगा। और ऐसा होगा कि आप ढोल जोर शोर से बजाते हुए देखेंगे भी कि किस तरह से विविध भारती बजा रहा है और कैसे कैसे आप तक पहुंच रहा है, ये भी आप देखेंगे। थोड़ा सा हमने हिंट दिया है, आगे हम बात करते रहेंगे। और बिल्कुल आपके लिए ढेर सारा उपहार है इस बार। फिलहाल ये गीत, इस उपहार को देखिए। जानते जानते ऐसी मुहब्बत हुई, दोनों गए काम से, हाय गए काम से। हम भी थे जानते
भी थे अनजान से, हम भी थे अनजान से, ऐसी मोहब्बत हुई दोनों गए काम से, हाय गए काम से, हम भी थे अनजान से। उड़ा उड़ा रंग है, दिल में उमंग है, हमसे छुपा हो ना, इतना जरूरी है, दिल का कसूर है, नजरें चुराओ ना। मीठा मीठा दर्द लिया कौन सी दुकान से थी, हाय हम भी थे अनजान से, हम भी थे अनजान से, ऐसी मोहब्बत हुई दोनों गए काम से, हाय गए काम से, हम भी थे अनजान से, ऐसी मोहब्बत हुई दोनों गए काम से। बुआ, अनजानापन तो है लेकिन कोई काम से नहीं जाएगा बल्कि काम पे लग जाएगा ना। बस प्यार हो जाए एक बार, बस होने वाला है ना हो चुका है। सच में बुआ, तभी तो हमारे श्रोता इतने सुंदर संदेश लिख कर भेजते रहते हैं। देखो ऐसा है ना, 64 साल हो गए, ये प्यार ही है जो बिना मिले इस शिद्दत के साथ चल रहा है कि हमारे साथी बराबर लिखते हैं कि कुछ भी हो जाए हम तो विविध भारती ही सुनते हैं। और इस समय जब कोरोना काल आया तो जाहिर है कि सब लोग और जुड़ गए, हम लोग और नजदीक आ गए और बड़ा मजा आया। और हमें भी काम करके बड़ा मजा आया। हम सब लोगों ने जब जिस तरह से पूरी टीम ने काम किया और हमारे श्रोता भी जुड़े रहे तो बड़ा अच्छा लगा। तब तो जैसे लगा कि हम बिल्कुल उन्हीं से बात ही कर रहे हैं ना। एक बात और भी तो तय हो गई ना बुआ, कि जैसे कहते हैं ना कि मुश्किलों में जो अपने होते हैं वही साथ रहते हैं। तो भाई मुश्किलों में साथ निभाया जिसने, यानी विविध भारती ने, तो भाई श्रोताओं का प्यार तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि तुमने वर्ड फेमस बात कर दी। लेकिन जो बातें हैं हमारे देश की और उसकी कि सब चीज में इतनी विविधता है, उसकी भी तो थोड़ी सी बात करना ही है ना। चाहे वो साहित्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे कला हो, और चाहे वो नाटक हो जो कि स्टेज पर खेले जाते हैं। कई बार ऐसे नाटक भी होते हैं बुआ जो कि जिनमें साहित्य भी होता है, संगीत भी होता है और कला भी होती है और सामाजिक जीवन के जो सरोकार होते हैं, यानी जो संदेश होते हैं या जीवन शैली के बारे में कुछ बताने की बात होती है, वो भी हमें मिल जाती है वहाँ, है ना। तो नाटकों का एक जमाना हुआ करता था, लेकिन अभी भी नाटक बहुत ज्यादा, जैसे जिसको कहते हैं ना कि बहुत खास वर्ग होता है, वो नाटकों का ही दीवाना होता है और नाटक जरूर देखते हैं। जी हाँ, भले ही उसमें अगर आर्थिक रूप से देखें तो उतनी संपन्नता नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारी जान जो है तो बस नाटकों में ही है। और ऐसे ही एक नाटक में जिनकी जान बसी वो तारा सुंदरी, जिनकी हम बात करने जा रहे हैं आज। बंगाली रंगमंच की बेहद मशहूर अभिनेत्री, गायिका और नर्तकी थी। उनका जन्म हुआ था 1878 में और परिवार में उनके आर्थिक तंगी थी, तो लेकिन कला जो थी वो जबरदस्त थी, कूट कर भरी हुई थी। बंगाल की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जो रही हैं विनोदिनी देवी, वो उनके पड़ोस में ही रहती थी। तो उन्हीं की सहायता से, मतलब उन्हीं को देख कर तारा सुंदरी को भी रंगमंच का शौक जागा और उन्होंने ही रंगमंच में प्रवेश करने में तारा सुंदरी की मदद करी, यानी विनोदिनी देवी जी ने। और पहला नाटक था चैतन्य लीला, जिसमें उन्होंने लड़के की भूमिका निभाई। ये नाटक बंगाल रंगमंच के स्तंभ माने जाने वाले लेखक, अभिनेता और निर्देशक गिरीश चंद्र घोष ने निर्देशित किया था। चैतन्य लीला में तारा सुंदरी की प्रतिभा को देखकर उन्हें नाटकों में काम मिलना शुरू हो गया। स्टार थिएटर में उन्होंने 2 और नाटक किए, जिनमें से एक में उन्होंने गोपाल की भूमिका निभाई। अगली इस ये नाटक चल ही रहा था गोपाल की भूमिका निभाते हुए कि उन्होंने फिर थोड़ी वो और बड़ी हो गई थी उस वक्त तक, तो उन्होंने अभिनय बाकायदा सीखना शुरू किया और उनके अभिनय गुरु थे अमृतलाल मित्रा जी। और काशीनाथ चौधरी से उन्होंने नृत्य सीखा और राम तारण सान्याल से संगीत का प्रशिक्षण लिया। यानी कि अगर आपको अभिनय करना है, अगर आपको संगीत नृत्य सब कुछ आ जाए तो फिर तो सोने पर सुहागा है ना। बिल्कुल। और ये जो सारी तैयारी हो रही थी, यह हार निधि नाम का एक नाटक था, उसके लिए हो रही थी, जिसमें तारा सुंदरी पहली बार स्त्री के रूप में रंगमंच पर दिखने वाली थी।
वैसे अजीब लगता है ना, पहले तो ऐसा होता था कि पुरुष ही स्त्री बनते थे, लेकिन ये हम पहली बार तारा जी के बारे में पढ़कर लग रहा है कि वो पुरुष बनी। और ये भी 18वीं शताब्दी मतलब हाँ 19वीं शताब्दी शुरू हो गई थी उस वक्त। हाँ। और फिर ये नाटक 1889 में हुआ, जिसमें उनका अभिनय सराहा गया। इस नाटक के साथ ही उन्होंने रंगमंच पर अपना एक नाम रख लिया, तारा सुंदरी को तारा सुंदरी कहा जाने लगा। और इस बीच गिरीश चंद्र घोष के निर्देशन में मिनर्वा थिएटर में करमेटी बाई नाम का एक नाटक हो रहा था, जिसकी प्रमुख कलाकार ने अचानक कंपनी छोड़ दी। अब गिरीश चंद्र घोष ने पहल नाटक उनका निर्देशित किया था, तो ऐसा होता ना, जो पहले बार जो हमारे गुरु होते हैं उनकी बात टाली नहीं जा सकती। तो उन्होंने जब इनसे कहा तारा सुंदरी से कि आप वो नाटक कर लीजिए करमेटी बाई में, तो तारा सुंदरी को इनकार करते नहीं बना, वो मान गई। और बहुत ही कम वक्त में उन्होंने उसकी तैयारी की, और जो नाटक किया गया उसमें उनकी भूमिका को देखकर बहुत सराहना मिली, और तब से सब जान गए कि एक सच्ची अभिनेत्री का जन्म हो चुका है। क्या बात है। और ये एक बात और भी है, जो कहते हैं कमिटमेंट, वो जब उन्होंने किया तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो प्रतिफल है वो भी मिलता है और बड़ा अच्छा मिलता है। हाँ, है ये बात तो ये होता है कि आप जो एक वचनबद्ध हो जाते हैं, खुद से कह लें कि आपने अगर एक चीज मान ली कि ये इन्होंने हमें मौका दिया था और हम ताउम्र इनकी बात को नहीं टालेंगे, ये यही कहीं इसमें छिपा था, और वो करके दिखाने से कहीं ना कहीं उसका फल बड़ा मीठा होता है ना। ये इनको भी मिला। फिर 1894 में चंद्रशेखर नामक नाटक जो था, उसमें शैवालिनी की भूमिका उन्होंने इतनी खूबसूरती से निभाई कि वो रंगमंच का एकदम स्टार बन गई। प्रसिद्धि के बीच उन्होंने रंगमंच को अलविदा कह दिया। ये एक धक्का लगने वाली बात थी कि कोई शिखर पर पहुंच रहा हो और अचानक वो रंगमंच को अलविदा कह दे, लेकिन एक अंतराल के बाद तक वो रंगमंच से गायब रही। उसके बाद फिर जाने माने अभिनेता और नाटककार अमरेंद्र नाथ दत्ता ने अपना एक रंगमंच ग्रुप बनाया और उसके लिए उनको बुलाया, तो फिर तारा सुंदरी जो होता है ना, फिर जुड़ी। और ये बात थी 1897 की। जी। और इस थिएटर ग्रुप का हरिराज नाम के नाटक में तारा सुंदरी ने श्रीलेखा की भूमिका में दर्शकों और आलोचकों का दिल जीत लिया। उनके यादगार नाटकों में हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है, जिसमें उन्होंने रानी शैव्या की भूमिका निभाई। वसंत सेना नाम के नाटक में उन्होंने प्रमुख भूमिका की, और माया बोसन नामक नाटक में अन्नपूर्णा की भूमिका में भी उन्हें बहुत तारीफ मिली। फिर एक दुर्घटना हुई, ये बात थी 1922 के आसपास की। तब उनके जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो गई, तो इससे दुखी होकर उन्होंने रंगमंच एक बार फिर छोड़ दिया और वो भुवनेश्वर चली गई, और वहीं पर एक मठ में रहकर वो बिल्कुल आध्यात्म की ओर मुड़ गई। और इस तरह से लगा कि एक अभिनेत्री जो है वो अब बदल गई है, मतलब अभिनेत्री नहीं रही ही नहीं। हाँ, रही नहीं, क्योंकि जाहिर है कि ऐसा जो धक्का मिलता है तो कहीं ना कहीं आपका जो रुख है वो कहीं और चला जाता है, और अच्छी दिशा में वो गई आध्यात्म की ओर। लेकिन इस धारा को एक बार फिर उनके पहले गुरु गिरीश चंद्र घोष के सामने झुकना पड़ा समझाने पर। और जाहिर है गुरु की भी भूमिका यही होती है कि उसको फिर से वहां ले जाए जहां उसकी आत्मा बसती है ना। तो वो फिर वापस कलकत्ता रंगमंच से जुड़ी और नाटक दुर्गेश नंदिनी में आयशा की भूमिका बड़ी खूबसूरती से निभाई। रजिया में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई, और बलिदान में सरस्वती के रूप में उनकी खूब तारीफ हुई। 1926 में श्री दुर्गा नाम के नाटक में उन्होंने दुर्गा का रूप धरकर जब स्टेज पर उनका पदार्पण हुआ तो फिर खूब तालियां बजी, दर्शकों ने तो बहुत वाह वाह किया। तो इस तरह से नाटकों का एक लंबा सिलसिला रहा, और कला की इतनी समृद्धि थी उनके पास कि मतलब उनके गाए, उनकी नृत्य किए हुए या उनके बोले हुए संवाद बिल्कुल दर्शक मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे। अच्छा, वो एक चीज है कि जब कोई इतना ज्यादा डूब कर कुछ काम करता है तो उसका मतलब फल ही कुछ और होता है। बिल्कुल, फल कुछ और होता है, क्योंकि वो कहना चाहिए कि उसी में रची पगी हुई थी बिल्कुल। हाँ। हर तरफ से, और उन्होंने हर उसकी विधा को, उसके सारे आयाम को सीखा। ऐसा नहीं कि बस शुरू कर दिया और करने लगी। तो कुछ इस तरह से लोग अमर हो जाते हैं। 1948 में उन्होंने यहाँ इस नश्वर संसार को अलविदा तो कहा, लेकिन हमारे बीच आज भी हैं। उनकी अभिनय क्षमता, उनकी प्रतिभा, और इस तरह से कलाकार हमेशा जीवित रहता है। ये जो इस तरह का जो हमने आज बात की इनके बारे में, तो ये विधा बहुत कम मिलती है। जैसे स्टेज पर होता है तो सिर्फ लोग गाते हैं या सिर्फ नृत्य करते हैं या सिर्फ अभिनय होता है, या संवाद अदायगी बहुत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन ये तीनों चीजें तो
एक साथ मिलना मुश्किल है। और वैसे कुछ विधाएं ऐसी हैं जिनमें इन तीनों चीजों का आना जरूरी होता है। बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं और हमारा देश कहना चाहिए इस सब मामलों में बहुत समृद्ध है। सब कुछ मिलना मुश्किल है, लेकिन इस समय एक चीज बड़ी आसान है, गाना सुनना। बिल्कुल, सुनना सुनाना। चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। जियो पलट हाउस जियो। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। क्या झमकदार गाना था। बिल्कुल झमकदार गाना था। तो ये जो है ना चलत मुसाफिर वाली जो बात है, तो मुसाफिर बन ही जाते हैं और चल चलते हैं रीवा। बिल्कुल नहीं इंतजार करना अभी। नहीं हम तो जल्दी से जल्दी, हम तो इंतजार सोच ही रहे थे कि बुआ कब कहें और हम बस बोरिया बिस्तर लेके चल पड़े बस यही तो हम भी कह रहे हैं कि भाई रीवा मध्य प्रदेश में जो है ना, जैसे तुमने पहले ही कहा कि मध्य प्रदेश में है, विंध्य पठार के एक हिस्से में बसा हुआ है और एक रियासत के रूप में रीवा की स्थापना 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों ने की थी। और यहाँ जंगलों की अधिकता है जिसमें लाख, लकड़ी और जंगली पशु पाए जाते हैं। बघेल राजा मार्तंड सिंह ने यहीं पहला सफेद शेर पकड़ा था, तभी तो इसे व्हाइट टाइगर लायन भी कहते हैं। भाई सफेद शेर तो बुआ कैसा होता होगा, मतलब हम तो सोचते ही रहते हैं। हम लोग चिड़ियाघर में देखा है वो, हम तो नहीं देख पाए। हमें सफेद मोर भी देखा है। चलो घुमाने ले चलेंगे अगली बार तुमको। फिर ना कहना ऐसे। पक्का। यहाँ पर रीवा टॉस और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। तो पठार है यहाँ पर, नदियां बह रही हैं, तो सोचिए क्या नज़ारा होगा। और जब वो वेग से कोई पठार का निचला हिस्सा होता है तो वादियों में अगर गिर रही हैं तो कैसा नज़ारा, कैसे जलप्रपात बनते होंगे, उसी का एक
खूबसूरत सा दृश्य है, मनोरम दृश्य होता है रीवा में। एक टॉन्स वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है। यहाँ घूमने के लिए विशेष रूप से रास्ता बनाया गया है जो झरने के बीचों बीच से निकलता है। सोचो कितना मजा आता होगा उसके बीच में जाने से। और यहाँ फोटो लेने का अलग ही आनंद है। रीवा के मुकुंदपुर में टाइगर सफारी का अनोखा नजारा है। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल के गलियारे से गुजर रहे हैं। सोचिए ना, आसपास कुछ जंगली जानवर घूम रहे हैं और जंगल दिखाई दे रहे हैं और चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। सोचो तो जरा सामने से शेर आ जाए तो। हाँ बुआ, तब तो डर जाएंगे ना। बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ जो है कुछ ऐसे रास्ते बनाए गए हैं। पुरवा फॉल का अनुभव जो है वो बहुत शानदार होता है। नदी का तेज बहाव झरने के रूप में गिरता है और ठंडी हवाओं से उड़ती हुई जो पानी की बूंदें आती है ना, जब छूती हैं तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि छूने का उनके एहसास होता है लेकिन वो दिखती नहीं है, इतनी बारीक होती है, जैसे कहते हैं बिल्कुल सुई की नोक जैसी। और कितना मजा आता होगा। ऐसी जगह है रानी तालाब, जो कि एक झील है और ये रीवा रियासत की धरोहर है। ये बहुत जब राजाओं का राज था उस वक्त ये बनवाई गई थी और उस वक्त ये जलापूर्ति का एकमात्र साधन हुआ करती थी। लेकिन अब ये झील के रूप में विकसित हो गई थी। ये कुएं के रूप में थी पहले, अब ये झील के रूप में विकसित कर दी गई है। और यहाँ पर और चीज़ें हैं, जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो तो हैं ही हैं। दूसरी जो सबसे ख़ास चीज़ है कि भाई यहाँ पे आप नाव चलाइए, पैडल बोटिंग कीजिए या वो खेने वाली नाव चलाइए। बच्चों को तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। हाँ, तो भाई जैसे तुमने कहा ना कि रीवा शहर जो है, तुमने बताया ना कि 400 साल पुराना है और यहाँ पर रियासत की धरोहर है। तो हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, रीवा शहर ब्रिटिश काल के समय विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश में विंध्य प्रदेश को जोड़ दिया गया, अब एक जिला है। और ऐसे इन्होंने भी लिखा, टोंस झरना, धारकुंडी आश्रम, व्हाइट टाइगर सफारी, मुकुंदपुर, पुरवा फॉल, रानी तालाब, गोविंदगढ़ जिला, गोविंदगढ़ किला, ये सब घूमने फिरने की जगह है, जो कि महल है। अच्छा बुआ, ये जो रानी झील है, इसमें एक बात तो रही गई, झील के बीचों बीच एक मंदिर बना है जो कि 400 साल पुराना है। ओह, क्या बात है। गोविंदगढ़ महल है जिसे हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। रीवा रियासत का एक स्मृति चिन्ह है जहाँ तीनों छोर पर झील है। कितना सुंदर लगता होगा ये। यहाँ रीवा के महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और यहाँ गिनौची धाम में ऐतिहासिक चिन्ह और प्राकृतिक सौंदर्य को मन को खुश कर देता है। तो गिनौची धाम भी एक ऐसी जगह है जिसे पियावन भी कहा जाता है। ये स्थान सतह से 200 फीट नीचे है, मतलब पठार है और 200 फीट नीचे है। क्या बात है। और यहाँ पर 2 जलप्रपात आकर गिरते हैं। जो वादी है उसमें 2 जलप्रपात गिरते हैं और कहते हैं यहाँ पर एक शिवलिंग है जिस पर लगातार वो जलाभिषेक करते रहते हैं, तो वो देखने वाला नज़ारा होता है। और ये दोनों जलप्रपातों का संगम होता है एक साथ उस जगह पर, तो बड़ी खूबसूरत होता है ये नज़ारा। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो रीवा है वो जलप्रपातों का, प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। वहाँ पर आप देख सकते हैं। जलप्रपात जिनकी तुम बात कर रही हो 650 फीट ऊंचा है, कितना सुंदर लगता होगा। और रीवा में देउर कोठरा पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ लगभग 2000 साल पुराने बौद्ध स्तूप हैं, जिनका संबंध सम्राट अशोक के शासनकाल से है। देउर कोठरा में 5000 साल पुरानी चट्टानी गुफाएं हैं जो कि नीचे की तरफ बनी हुई भूगर्भ गुफाएं हैं। तो सोचिए कि वहां का नजारा कैसा होता होगा। ऊपर आसमान, नीचे गुफाएं, कहीं जंगल, कहीं पेड़। वो एक गाना हो जाए ऐसा। हाँ, फिर ले चलोगी चचाई पर। हाँ, फिर चलते हैं, एक और फिर चलते हैं हम चचाई पर। सुना देते हैं गीत। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
फूलों की आस फले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदिया का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नीला नीला आसमान और इतनी खूबसूरत जगह, बुआ कैसा तो नजारा होता होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो चचाई चले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चचाई जलप्रपात भी एक रीवा का बहुत प्रसिद्ध जलप्रपात है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मन वहीं थम जाता है। कहते हैं ये बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट भी है, यहाँ पर खूब लोग आते हैं। देखो जहाँ जलप्रपात है वहाँ तो लोग आएंगे ही आएंगे, है ना, क्योंकि आपको बहुत सुंदर नजारा भी देखने को मिले। और जब पिकनिक पर जाते हैं तो हम कुछ अच्छा अच्छा बना कर भी तो ले जाते हैं, या कभी कभी वहां पर भी बनाते हैं। हाँ। लेकिन भाई यहाँ फिर हम कहेंगे जब भी पिकनिक की बात आती है तो हमें बस वो उसके बाद की गंदगी याद आ जाती है। तो हाँ, मतलब जरा सा उसको ध्यान रखें कि अगर आप लेके जा रहे हैं या वहाँ बनाने वाले हैं तो जो भी है आप कुछ भी अपने अवशेष छोड़ करना है, लेकर आए वहाँ से स्मृतियाँ। हाँ, वहाँ पर अपनी गंदी स्मृतियाँ छोड़ करना है। बिल्कुल भी नहीं। हम बार बार आपसे हाथ जोड़ कर करबद्ध निवेदन करते हैं कि कुछ भी ऐसा ना छोड़ कर आए कि जाने के बाद कोई कहे कि यहाँ कौन आकर गया था। और वो कौन में कोई पैकेट या कोई खाली बोतल वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है, आवाज नहीं सुनाई देती, कहती है कि फला था फला था फला, मैं तो नहीं रुकना चाह रहा था, नहीं जा रही थी, लेकिन फेंक गया ये। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि जितने नज़ारों की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथियों ने भी बहुत कुछ लिखकर भेजा है। इन्होंने लिखकर भेजा है कि हम लोग तो करेंगे ही बात, लेकिन इन्होंने ये भी लिखा है कि मन कर रहा है कि बताना चाहती हूँ कि आसपास 4 प्रमुख जलप्रपात है, बहूती, पूर्वा, क्यूटी और चचाई फॉल। बारिश में इनकी खूबसूरती देखते ही बनती है, और जब ये पूरे अपने शबाब पर होते हैं तो किसी भी विश्व स्तरीय प्रपातों को मात देते हैं। इनकी खूबसूरती का आनंद तो वहीं जाकर लिया जा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, और हम थोड़ा सा शब्दों में बांध कर वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप जाएं तो देख सकते हैं। जी हाँ। और इसके अलावा वहाँ लक्ष्मण बाग धाम है, व्यंकट भवन है, संग्रहालय है, चिरुल्लानाथ मंदिर भी विशेष आकर्षण के रूप में वहाँ पर मौजूद है, जिसे देखा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जा सकते हैं। और जैसे कि अभी हमारी एक साथी ने बताया, क्यूटी जलप्रपात का नाम लिया था, तो ये इसका वाकई कुछ कहना ही नहीं है। भारत के सबसे ऊंचे झरनों में 24वें नंबर पर आता है इसका नाम। बात है। और यहाँ भी प्रकृति की सुंदरता के बीच घूमने का बहुत आनंद आता है। जैसा कि उन्होंने बताया, भाई जहाँ झरना होगा वहाँ तो आनंद आएगा ही आएगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें देखने लायक होती हैं। किला होता है तो इतिहास का एक अनमोल प्रतीक है, रीवा में भी है। यहाँ के मुख्य द्वार पर वास्तुकला की सुंदरता देखते ही बनती है। किले में जो है कैनन, चांदी का शाही सिंहासन, संग्रहालय, हथियार गैलरी, सफेद बाग गैलरी में देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है।
अब रीवा तक आए हैं तो पास ही स्थित मैहर तक क्या बात है वहां तक चले जाएं, मैहर माता के दर्शन करें। वैसे यहाँ कभी भी आए, लेकिन झरनों की सुंदरता तो बरसात में दुगनी हो जाती है, जैसे कि हमारी साथी ने लिखकर भेजा था। बिल्कुल आसान है यहाँ पहुँचना, पश्चिम मध्य रेलवे जोन में ये आता है। साथ ही यहाँ से होकर कई हाईवे और नेशनल हाईवे गुजरते हैं। रीवा से निकटतम हवाई अड्डा खजुराहो, इलाहाबाद, जबलपुर और वाराणसी है। तो आप जा सकते हैं। हाँ, जा सकते हैं। और जैसा कि है ना कि हमने जिम्मेदार पर्यटक अभियान के बारे में बात की थी, तो थोड़ी सी जानकारी अगर पास में रहती है तो उस स्थान विशेष को घूमने का ज्यादा मजा आता है। हाँ। तो थोड़ी सी जानकारी हमने बताई, थोड़ी सी आप भी अपनी इकट्ठा कर लें और उस स्थान को घूमे, फिर देखें कितना आनंद आता है। और दूसरा ये कि हम सारी जगहों पर घूम नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत सुन के तो मजा ले सकते हैं। हाँ, भी बता दिया हमने। बिल्कुल, है ना। तो चले अब संगीत के वन में घूमा जाए। या कि फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलते हैं मैडम। बहार का मौसम है प्यार का, आ भी जा। तेरे मेरे दिल ने कहा है
आ भी जा। बाहर का झोंका आ गया लहरा के। अब हम फिर बात करेंगे कि हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है कि स्थापना दिवस आ रहा है हमारा, यानी उनके खुद के विविध भारती का, आपकी अपनी प्यारी विविध भारती। तो क्या हो सकता है नया, ये आप खुद सोचकर हमें बताइए थोड़ा सा। आज तो बुआ ने भी एक पहेली बुझा दी है। अरे भाई, डिजिटल युग है तो और क्या क्या हम सोच सकते हैं। मतलब आप देखिए, हमारी कल्पना है, हम क्या क्या चाहते हैं और क्या क्या हो जाए। तो आप चाहिए, देखिए क्या हो सकता है। थोड़ा हमारा प्रयास, थोड़ी आपकी कल्पनाशीलता, देखते हैं, हो सकता है दोनों का सुरीला संगम हो जाए। बिल्कुल, वही तो है विविध भारती। विविध भारती। और हो सकता है कुछ अच्छा परिणाम सामने आ जाए, और हो सकता है कि वो आपकी कल्पना से मेल खा जाए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो फिर मिलेंगे उस दिन, तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन धमाकेदार कुछ नए ढोल ताशे के साथ, है ना। लेकिन आज के कार्यक्रम के बारे में जो है ना, जो तुमने लिख दिया ना ढोल की बात, तो फिर सब लग रहा है कि सब दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ये बात सच है, लेकिन क्यों सुहावने होते हैं और जब मिल जाते हैं तो क्यों हो जाता है बिल्कुल सब फिनिश, ऐसा क्यों होता है? बुआ, एक कहानी हमने पढ़ी थी, हमें लगता है कि शायद उसी कहानी से दूर के ढोल सुहाने वाली बात शुरू हुई होगी। जैसे एक सियार था। अब सियार तो आप जानती कितना धूर्त होता है। नहीं, हम मिले नहीं है और कभी। अरे भाई, भाई पंचतंत्र की कहानियों में हम लोगों ने सुना है कि वो हमेशा धूर्तता दिखाता है और सोचता, और डरपोक एक नंबर का होता है, लेकिन फिर भी अपनी धूर्तता से जीत जाता है। चलो फिर। तो भाई वो अपना घूम रहा था। ऐसा हुआ कि जंगल में कुछ गाने बजाने वाले रुके थे। तो गाने बजाने वाले गा बजा रहे थे, इतनी देर में एक शेर आया तो सब बड़े बहुत डरे, और डर कर कुछ लोग इधर उधर भागे, कुछ जहाँ जगह मिली सब भागते गए। अब वो ढोल जो था वो पड़ा रह गया। शेर ने देखा, गुर्रा के उसमें से मारा उसको और फिर छोड़ के चला गया। जब वो मार रहा था तो वो ढोल गया टूट। अब ढोल जब टूट गया तो सियार ने जब ढाम ढाम की आवाज सुनी तो उसने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? फिर वो पास किया। अब ढोल तो फट चुका था, सकता था। हाँ, लेकिन बुआ जो हवा चल रही थी जंगल में, हाँ, उससे उस पे बराबर आवाज पड़ रही थी। हाँ। अब सियार की तो सिट्टी पिट्टी गुम कि क्या करे भाई। अब ये तो आवाज बजती चली जा रही, क्या है? उसको लगा कोई जीव है। शेर की दहाड़ भी उसने सुनी थी। उसके दिमाग में तमाम कल्पनाएं कि ये शेर भी हो सकता है, ये कोई विचित्र जीव भी हो सकता है, कौन होगा जो शेर की तरह दहाड़ लेता है और ऐसा दिखता है। तो देखता रहा। फिर उसने थोड़ी देर दिमाग लगाया और देखा कि फिर हवा चली और वो धमधम हुआ, तो उसे लगा कि ये तो सीधा साधा लग रहा है, हवा चलने से ही बोले दे रहा है। तो गया वो पास में, तो उसको लगा कि ये तो बिल्कुल बेकार है, चलो इसको खाया जाए। तो उसने खाने की कोशिश की। अब वो ढोल का जो लकड़ी और फिर उस पर मढ़ा हुआ चमड़ा, अब वो क्यों टूटे, उसके नाखून टूट गए, उसके दांत टूट गए, लेकिन उसने उसको खाने की कोशिश जारी रखी। जब थक गया तो ये कह के चला गया कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई बिल्कुल सही है कि हमारे जो मुहावरे हैं ना, बड़ी गूढ़ बात छिपी होती है। हिंदी के मुहावरे में खास तौर से हमारे साथी ने लिखकर भेजा है, दूर के ढोल सुहावने, नजदीक बजे तो ढप ढप। ये कहावत बचपन से सुनते आए हैं। ये कहावत हमारी निजी जिंदगी से जुड़ी है। कुछ रिश्तों में दूरी बना लें तो वे मधुर और सहज रहते हैं। ज्यादा नजदीकियां रिश्ते की गरिमा को खत्म कर देती हैं, यानी वही ढप ढप वाली बात। हाँ, सही बात है। कितनी अच्छी उन्होंने बात कही है, अच्छे से लिखा है। भाई रिश्तों पर तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि जब बहुत नजदीक आ जाते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जब बहुत मिठास हो तो कीड़े लग जाते हैं, चींटी लग जाती है। हाँ। अच्छा, हमारे एक और साथी लिखते हैं, जो है उसका मोल नहीं, जो नहीं है उसके दीवाने होते हैं, बस दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बचपन में जवानी एक सपना, जवानी में बचपन एक टूटा सुहाना सपना। वाह। बस वर्तमान से तेरा बैर, वाह रे मानव तेरी प्रकृति का अजब है खेल। असंतोष हृदय में स्थिरता का नाम नहीं, जो आज है सर्वोपरि तो कल धूरी समान वही। क्या बात है। कल तक थी जो कामना वो पूरी हुई तो मोल कहाँ, असीमित मन की इच्छाएं अधूरी रहती सर्वदा।
जितना हो उतना कम है, नित नए स्वप्न संजोते हैं, जो है उसका मोल नहीं, जो नहीं है उसके दीवाने होते हैं, बस दूर के ढोल सुहाने होते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर आपने लिखकर भेजा है हमारे साथी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और राजू, ये बात बिल्कुल सही है कि रिश्तों की जो बात हो या हर में एक सीमा जब रहती है तो ठीक रहता है। या जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप मोहब्बत में गले लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ या घबराहट और बेचैनी पैदा कर देता है। तो दूर से रहना ठीक है, लेकिन जो दूर के ढोल सुहाने वाली बात है उसमें वही है कि हम जब किसी भी चीज़ को दूर से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम सिर्फ उसकी अच्छाई देखते हैं, हम सिर्फ वही पहलू देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, है ना। देखकर लगता है कि है कितना सुखी है, इसके पास तो कार भी है और इतना बड़ा घर भी है और इतनी अच्छी नौकरी भी है, ये तो सब तरह से सुखी है, दुखी तो बस हम ही हैं। और कई बार जाकर पता लगता है कि उसके पास वो नहीं है, वो सुख की नींद नहीं है, या कुछ वो सुख से बैठकर खाना नहीं है, या कोई ऐसी चीज जो उसको अपना त्याग करना पड़ता है, हमें पता नहीं। हाँ, क्योंकि अगर कोई इतना ऐशो आराम से रह रहा है तो वो ऐशो आराम यूं ही नहीं मिलता, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। उस मेहनत को करते हुए उसने क्या क्या त्याग किया है वो हमें तब पता लगता है जब हम वहाँ पास पहुँचते हैं। और कभी कभी जो चीज़ हम चाहते हैं कि चलो ये इतना बड़ा वाला जो बंगला है वो हमें मिल जाए तो बड़ा अच्छा है, तब तक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हमने खरीद लिया उसको तब समझ में आया कि अरे इसको तो इसकी पूरी व्यवस्था, इसका सारा साजो सामान और ये सब करने में तो कमर टूटी जा रही है, जेब ढीली हुई जा रही है, तब समझ में आता है। और जब सफाई खुद करनी पड़े बुआ तब तो कमर वही तो ये सारी चीजें इसलिए कहना चाहते हैं राजुल कि जब भी कुछ ऐसी चीज देखें और जहां आपको बहुत मतलब आपकी आंखों में वो लालच आ जाए और लगे कि लालसा आ जाए कि हमें ये मिल ही जाए और ये जो है ये सब कुछ है, तब आप उसके साथ आने वाली जो ये चीजें हैं जो हमने अभी कहा कि कितनी जेब ढीली होगी, उसके साथ साथ कितने आपको सहायक चाहिए होंगे, फिर खर्चे कितने बढ़ेंगे, उन सब का भी आकलन जरूर करें और तब तराजू पर तौलें और सोचें कि क्या बेहतर है, वो नन्हा सा घर या वो बड़ा सा आलीशान महल जिसकी देखभाल में ही आपकी सारी ऊर्जा चली जाए और फिर अपनी जरूरतों को देखें, क्या हमें जरूरत है या नहीं है ना। बिल्कुल। और जैसे आपने हमारी साथी ने लिखकर भेजा था ना कि बचपन है तो सच में लगता है कि जवानी की बात तो नहीं समझ में आती, लेकिन हाँ भाई कब बड़े होंगे हमें तो लगता था कि ये जब एमए करते हैं तो एक विषय पढ़ना रहता है तो कितना अच्छा रहता है, हम 10-10 12-12 विषय पढ़े खाली एक ही विषय पढ़ना रहता है। अरे लगता था कि अरे उम्र बढ़ रही है और विषय कम, तो कितना मजा है इन लोगों को तो पढ़ना ही नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के ढोल बड़े सुहाने लगते हैं। ये कभी नहीं सोचा कि जब हम बड़े होंगे तो उनका विस्तार कितना होगा और उनके सारे आयाम हमें पढ़ने पड़ेंगे, उसकी हर चीज देखनी पड़ेगी, हर पहलू से, और ज्यादा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ एक बात और भी होती है बुआ कि जैसे जब हम किशोर अवस्था में आते हैं तब अक्सर ये लगता है बचपन अच्छा था, या कि फिर ये लगता है कि थोड़ा सा और बस और बड़े हो जाए फिर तो बस हमारा राज चलेगा। हाँ, पापा की तरह करेंगे या मम्मी की तरह हम ऐसा करेंगे या फिर दीदी की तरह ऐसा करेंगे या भैया की तरह हम ऐसा करेंगे, बस वो ये सोचते हैं। लेकिन पापा मम्मी और दीदी भैया उसके लिए कितना कुछ काम कर रहे हैं, त्याग करते हैं। और दूसरा फिर वही बात आती है कि हमको खुद को, या तो हमें लगता है कि ये हम सोचे कि हम खुद को उस जगह पर रख कर देखें कि उनका आनंद, उनका जो कहना चाहिए कि रोब और उनका जो ताब है वो सब तो हम देख रहे हैं कि वो किसी को भी डांट लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो उनको सबको संभालना पड़ रहा है, जितना संघर्ष करना पड़ रहा है, जो जिम्मेदारियां हैं, कितनी जिम्मेदारियां वो उठा रहे हैं। और कभी कभी छोटे जब उनकी बात नहीं सुनते हैं, जो दुख पहुंचता है, क्या हमने कभी उसका आकलन किया? कभी नहीं किया। हमें तो बस इतना दिखा कि अच्छा पापा घर में आते हैं तो सब लोग उनके कहने पर चलने लगता है। जबकि ये नहीं देखते कि कभी एक छोटी सी चीज अगर हमने नहीं मानी तो पिताजी को कितना कष्ट होता है। क्या हमें वो कष्ट कभी होता है? क्योंकि हम तो छोटे, हम मस्त है ना। तो ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। और जैसे कि अगर कार्यालय की बात करें तो कोई उच्च अधिकारी जो है उसको काम, अब पिता की भी बात वही है, जो काम खुद कर सकता है उसको किसी से करवाना कितना मुश्किल है, ये जब आप करवाते हैं तब पता चलता है। सही बात है। वो कर नहीं सकता क्योंकि बेटा है साथ में, बेटे को करना है। तो ये तरीके से काम करना, करवाना सब दूर से बड़ा अच्छा लगता है कि हम इतने बड़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा तो हम ये करेंगे। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो कई बार वही कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ पैर ढीले हो जाते हैं और आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। और ऐसे में बुआ
अगर कुछ गाना सुन लिया जाए। अच्छा, हमें पता था तुम तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिल जाता है। गला सूख रहा है। सुन लेते हैं। बिल्कुल। बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, था ये भेद नहीं था खोलना, ओ ढोलना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम पे तुम थे, दो चार कदम पे हम थे। दो चार कदम ये लेकिन 100 मीलों से क्या कम थे। फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। तब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। इस प्यार में हमको पागल ना कर छोड़ना, ना छोड़ना ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, ला 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 ला। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। बुआ बहुत कुछ बोला है हमारे साथियों ने। ये तो वर्ड फेमस है कि साथी लोग बोलते हैं और हम सुनते हैं, है ना? और कभी कभी हम बोलते हैं वो सुनते हैं।
हाँ बिल्कुल, बराबर से होता है मामला तो। क्या लिखा? तो उन्होंने लिखा है कि ढोल बजते हैं तो सभी जानते हैं कि वो कुछ न कुछ इशारा करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि दूर बजने वाले ढोल ज्यादा सुहाने लगते हैं, यानी दूसरों की थाली का लड्डू बड़ा। दूर से दिखने वाली हर चीज की सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है और ज्यादातर लोग ऐसी बातों में ही विश्वास कर लेते हैं। दूसरों के साथ जो हो रहा है, जो है वो ही खूबसूरत और अच्छा है, और अपने साथ सब कुछ खराब। हमारी गुजराती में एक कहावत है, डुंगरा दूर थी सुंदर छे। क्या बात है। मगर हम अपनी सोच से अपने आप को निकालकर सही दिशा में सोचना और काम करना चाहिए। क्या बात है, बहुत सही आपने कहा। और हमारे साथी ने अभी और बहुत अच्छा लिखा है कि आज एक विषय बड़े सुहाने दूर के ढोल, अर्थात हर चीज दूर से देखने में अच्छी लगती है, लेकिन नजदीक और गहराई से देखने से कुछ और ही लगती है, उसकी असलियत मालूम पड़ती है। मराठी में एक कहावत है, दूरून डोगर साजरे, यानी दूर से पर्वत भी हरे भरे लगते हैं लेकिन नजदीक से और कुछ लगते हैं। इसलिए जीवन में हर चीज को नजदीकी और गहराई से देखने से उस चीज के बारे में अच्छाई या बुराई का निर्णय लेना चाहिए। इसलिए जीवन में किसी भी निर्णय का अंतिम फैसला लेने से पहले बहुत गहराई से सोचना चाहिए, नहीं तो निर्णय गलत हो सकता है। इसलिए ये सच है कि बड़े सुहाने दूर के ढोल। बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन बुआ भाई, कभी कभी तो जिद चढ़ जाती है। हाँ ना, ये वाली। हाँ, कि नहीं भाई, हमें तो चाहिए यही चाहिए। कितना अच्छा है, कितना बड़े लोग समझाते रहते हैं, लेकिन फिर भी यही रहता है कि नहीं, यही है और यही लेना है हमें। देखो क्या होता है ना कि जैसे कि हवा चलती है तो हम उसके बाद जिस समय चल रही है बड़ा आनंद लेते हैं। सूर्य की रोशनी बड़ी अच्छी लगती है, किरण जब सुबह 9-10 बजे तक की हम तापते हैं, या थोड़ी गुनगुनी धूप जिसको कहते हैं वो आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तब हम भूल जाते हैं कि ये हमें बहुत, हमारा जो है स्किन बर्न भी हो सकता है, या हवा कभी आंधी भी ले आ सकती है, या कभी तूफान भी ले आ सकती है। तो सब चीज को हम समग्र रूप में नहीं देखते, इसलिए जिद पर अड़ जाते हैं। तो भाई दूसरे का अनुभव का लाभ उठाइए ना। अच्छा बुआ, जब ये जो दूर के ढोल तक पहुंचते हैं, वो लोग जिन्होंने दूर के ढोलों की तारीफ सुनकर ललचाए हैं और वहां तक पहुंचे हैं, तो क्या होता है, मतलब कई बार तो वो कुड़कुड़ाते रहते हैं फिर वहां पहुंच के भी कि यहाँ ये है, अरे ये है तो बड़ा बेकार है। आप ये समझ लीजिए कि राजुल यही कहना चाह रही हो ना बिटिया तुम, कि अगर अभी आप संतुष्ट नहीं हो और आप दूर का ढोल देख रहे हो, तो जब आप उस ढोल के पास पहुंचेंगे तो उसके बाद वाला दूर वाला ढोल आपको अच्छा लगेगा। तो इसका मतलब यही है कि आप जहां पर हैं वहां संतोष में रहें। असंतोष सबसे बड़ा धन है ना, कहा गया है ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। क्या बात है बुआ। तो बिल्कुल सही बात है कि ये बात सब लोग कह चुका है, बस हम इसको बहुत दिनों बाद इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो संतोष धन है वो सबसे बड़ा है, तब फिर कोई दूर का ढोल सुहाना नहीं लगेगा। जो आपके हाथ में है वही ढोल बड़ा अच्छा लगेगा। बजाइए, गाइए, खुश रहिए। यानी कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी, मत ललचावे जीव। तो बिल्कुल नहीं ललचाएंगे, लेकिन 3 अक्टूबर के लिए ललचा लीजिए, क्योंकि हम कुछ बहुत बढ़िया धमाकेदार लेके आने वाले हैं। हाँ, धमाकेदार, और वो सुहाना भी होगा। और कुछ आप देख सकते हैं, कुछ हम दिखा सकते हैं, कुछ मिल सकते हैं, कुछ गुनगुना सकते हैं। क्या बात है, बुआ ने तो ऐसी पहेली बांधी है कि मतलब रहस्य और रोमांच का वो समा बांध दिया है कि लग रहा है कि कुछ अब होने ही वाला है। तो श्रोताओं के मन में भी बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे वो हैं, कुलबुला रहे हैं। तो विविध भारती की है और आप भी तैयार हैं। तो जब तैयारी दोनों तरफ से हो तो कुछ तो खास होना ही है ना। हाँ, ये तो है, दोनों तरफ तैयारी बराबर। और जो खास होना वो इतना खास होना है कि बस खास इतिहास रच जाए, क्योंकि आपने तो इतिहास रच दिया, क्योंकि बहुत दिनों से और बहुत सालों से आपने हमें नंबर 1 बना रखा है लोकप्रियता में, विविध भारती को। और इसके लिए बहुत बहुत उनका सुनने वालों का शुक्रिया। ये उन्हीं के सहयोग से ही हो सका है, और इसीलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि हम कुछ ना कुछ नया करते रहें। तो इस बार क्या होगा खास, इसका आपको नहीं है एहसास, लेकिन कीजिए इंतजार, इसका जल्दी मिलेगा जवाब। अब हो रहा है कार्यक्रम का समय समाप्त। तो दीजिए प्यारी बुआ को और राजुल को इजाजत। नमस्कार।